इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। और 1971 का युद्ध वो ठीक वैसा ही एक पल था। एक नाटकीय, बहुत ही तेज और एक ऐसा निर्णायक संघर्ष जिसने सिर्फ 13 दिनों में साउथ एशिया को एक नया चेहरा दे दिया। ये कहानी सिर्फ दो देशों के बीच जंग की नहीं है, ये कहानी है एक नए राष्ट्र के जन्म की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक चुनाव, सिर्फ एक चुनाव, कैसे महज 13 दिनों में एक नए देश को जन्म दे सकता है? ये सवाल ही हमारे आज के विश्लेषण का दिल है। सोचिए, ये एक जटिल पहेली है, किसी थ्रिलर की तरह, जिसमें राजनीति है, नाइंसाफी है और क्रांति की कई परतें हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक डेमोक्रेटिक फैसले ने इतिहास की सबसे तेज लड़ाइयों में से एक को जन्म दे दिया। देखिए, कोई भी बड़ा संघर्ष रातों रात नहीं होता, उसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी होती हैं। तो 1971 के युद्ध को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर के उन बुनियादी मतभेदों को देखना होगा जिन्होंने इस पूरे टकराव की जमीन तैयार की। तो ये बात है 1947 की। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके दो हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी, और इन दोनों के बीच में था 1600 किलोमीटर का भारत। जरा सोचिए, एक ही देश के दो हिस्से जो सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि संस्कृति और भाषा से भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब व्यवस्था थी। लेकिन बात सिर्फ इस भौगोलिक दूरी की नहीं थी। असल में ये एक बहुत गहरी खाई थी, असमानता की। सारी राजनीतिक और मिलिट्री पावर वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी, और ईस्ट पाकिस्तान, जहां बंगाली आबादी ज्यादा थी, वो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। और बात ये थी कि देश की ज्यादातर एक्सपोर्ट इनकम ईस्ट पाकिस्तान की जूट इंडस्ट्री से आती थी, पर उसका फायदा किसे मिलता था? वेस्ट पाकिस्तान को। तो ये जो गुस्सा था ना, ये कई सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और फिर आया साल 1970 और हुए आम चुनाव। इन चुनावों ने उस सुलगती हुई आग में घी का काम किया। हुआ ये कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उसने 300 में से 160 सीटें जीत लीं, मतलब एक तरफा बहुमत। ये एक बहुत बड़ा और साफ जनादेश था। लेकिन इस जबरदस्त जीत के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता ने पावर ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया। और बस यही वो पल था, वो ट्रिगर पॉइंट, जिसने ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध और अपनी आज़ादी की मांग को हवा दे दी। अब जो राजनीतिक संकट था ना, वो हाथ से निकल रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये जो राजनीतिक संकट था, इसमें बहुत जल्द एक बेहद क्रूर मिलिट्री एक्शन का रूप ले लिया, और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा मानवीय संकट। तारीख थी 25 मार्च 1971। उस रात पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट। कागजों पर तो इसका मकसद था बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना, लेकिन असल में इसका तरीका इतना क्रूर और विनाशकारी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। निशाना बनाया गया समाज के उन लोगों को जो सोचते थे, जो बोलते थे। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार, हिंदू समुदाय के लोग, और वो सब जो सरकार से अलग राय रखते थे। मकसद साफ था कि विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। और इस क्रूरता का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 1 करोड़ लोग, जी हां, 10 मिलियन लोग अपना घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए पड़ोसी देश भारत में शरण लेने पर मजबूर हो गए। ये इतिहास के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक था। ये नंबर, ये अपने आप में उस दौर की दहशत की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन जुल्म कभी भी आवाज को हमेशा के लिए दबा नहीं पाता, बल्कि इस दमन ने प्रतिरोध की आग को और भड़का दिया। और इसी संकट की आग से जन्म हुआ मुक्ति बाहिनी का। ये बंगाली लड़ाकों की एक गुरिल्ला फोर्स थी, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की कसम खाई थी। अब देखिए, पाकिस्तान का ये जो अंदरूनी मामला था, वो अब सिर्फ अंदरूनी नहीं रह गया था। रिफ्यूजी संकट और बॉर्डर पर बढ़ते तनाव ने भारत को भी सीधे सीधे इस मामले में खींच लिया था। सोचिए, भारत के लिए हालात कितने मुश्किल हो गए होंगे। एक तरफ 1 करोड़ शरणार्थियों का आर्थिक बोझ, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी को सीधा खतरा, बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। अब भारत सिर्फ चुपचाप ये सब नहीं देख सकता था। और फिर वो दिन आया, 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने अचानक भारत के एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। और बस
इसी एक कदम ने इस गृह युद्ध को एक इंटरनेशनल जंग में बदल दिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका था। युद्ध शुरू होने के बाद जो हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री में अपनी रफ्तार और असर के लिए आज भी जाना जाता है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में अपने अंजाम तक पहुंच गई। ये एक जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी थी। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर एक साथ हमला बोला। आर्मी ने जमीन से 3 तरफ से ढाका की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। एयरफोर्स ने आसमान पर कब्जा कर लिया, जिससे ईस्ट में पाकिस्तानी फौज अकेली पड़ गई, और नेवी ने कराची जैसे बड़े बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। मतलब जमीन, हवा और समंदर, हर तरफ से घेराबंदी। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी का नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइंस कट गईं, उनका कम्युनिकेशन टूट गया और उनका हौसला पूरी तरह से पस्त हो गया। वो अब लड़ने की हालत में ही नहीं बचे थे। और अब हम पहुंचते हैं इस जंग के आखिरी पड़ाव पर, इसके निर्णायक अंत पर और इस ऐतिहासिक नतीजे पर जिसने साउथ एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होता है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ढाका में सरेंडर कर देती है। सिर्फ 13 दिनों में एक जंग शुरू हुई और खत्म भी हो गई। और ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं था। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। एक ऐसा पल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इसी ऐतिहासिक सरेंडर के साथ ये जंग खत्म हुई और दुनिया के नक्शे पर एक नए आज़ाद देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। एक लंबा और दर्दनाक संघर्ष आखिरकार एक नए राष्ट्र के उदय के साथ खत्म हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई देश संघर्ष, हिंसा और बंटवारे की आग से पैदा होता है तो उसकी विरासत क्या होती है। ये वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका असर दशकों तक महसूस किया जाता है और जो उस पूरे क्षेत्र की राजनीति और पहचान को हमेशा के लिए एक नया आकार दे देती।